सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका द जोरावर क्लासेस में। देखिए, पेपर में कई बार ऐसा होता है क्योंकि कई सेक्शन रहते हैं, 5 या 6 सेक्शन रहेंगे, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जीके, आपका सब्जेक्ट रिलेटेड। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप लोग हर बार मैथ इजी आए या रीजनिंग इजी आए। किसी सब्जेक्ट का लेवल थोड़ा अप कर देते हैं, किसी सब्जेक्ट का लेवल थोड़ा डाउन कर देते हैं। और आप लोगों ने सुना भी होगा, पेपर के बाद बच्चे कई कहते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ आया था। तो सपोज़ मैथ का टफ आ गया और जिसका मैथ मतलब अच्छा नहीं है, तो वो बच्चा क्या कहेगा कि पूरा पेपर ही टफ था। ओके। अगर किसी को मैथ अच्छे से आता है, हिंदी का थोड़ा टफ आ गया और उस बच्चे को, तो वो उसको टफ बताएगा। तो इट हैपन्स कि अप एंड डाउन चलते रहते हैं, ये पेपर में आप लोग के साथ मिलेगा। तो आज जो मैंने पेपर ये जो क्वेश्चंस लिए हैं, इसका लेवल थोड़ा सा अप है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ओके। तो आप लोग अगर अभी क्लास स्टार्ट होने से पहले अगर आप लोगों ने कॉपी पेन नहीं लिया है तो ले लो। ओके। और मैं अच्छे से क्लियर करूंगा क्वेश्चन, पर मेरे से पहले आप लोगों का आंसर निकल जाना चाहिए और चेक करना है कि वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। मेरे बोलते बोलते क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, बट मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। कहता है, अ फैमिली कंप्राइज्ड ऑफ अ कपल एंड देयर 4 चिल्ड्रन। मीन्स फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? कपल मीन्स 2, ओके, और प्लस 4, तो 2 + 4 मीन्स टोटल मेंबर्स आर 6। 7 years ago the average age of a family was 25 years। 7 साल पहले इनकी एवरेज आयु थी 25 वर्ष। ओके। तो मीन 7 साल पहले जो भी इनका एज का टोटल होगा उसको 6 से डिवाइड किया गया होगा, तो एवरेज कितना आया होगा? 25 आया होगा। तो अगर उनके 7 साल पहले की आयु का टोटल एज किया जाए तो कितना आ जाएगा? 150 ईयर्स आ जाएगा। ये वाली बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। अब ये 7 साल पहले है, अगर हम इसी में 7 साल बाद करें तो देखिए जो एवरेज रही होगी, क्योंकि मान लीजिए कोई जैसे ये 25 वर्ष है, अभी एवरेज दे रखी है, तो हम 6 की एज फॉर द टाइम बिंग 25 मान लेते हैं। ठीक है, ये 25 हो गया 6 की। अब 1 साल बाद इसकी भी एज 26 हो जाएगी, इसकी भी 26 हो जाएगी, इसकी भी 26। ओके। तो 1 साल बाद जो इनकी एवरेज एज निकालेंगे तो 26 आएगी, उसके 1 साल बाद निकालेंगे तो 27 आएगी, क्योंकि हर एक में 1 साल बढ़ रहा है, यानी कि टोटल में 6 वर्ष बढ़ जाएगा। ठीक है। तो अगर ये 150 हो गया 7 साल पहले, अगर 7 साल बाद की निकालनी है तो ये कितनी हो जाएगी? 6 जने हैं, तो हर एक की एज में 7 साल बढ़ जाएगा, मीन्स 42 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 150 + 42 192। यहां तक क्लियर? देखिए आगे कहता है अ ईयर अगो। अब कहने को ये अ ईयर अगो कह रहा है, ये जो भी ऐसे क्वेश्चंस में दिया रहता है इसमें हमेशा ये प्रेजेंट एज से दिया रहता है। जो भी कंपैरिजन करना रहता है वो प्रेजेंट एज से। तो ये जो 7 साल पहले था वो भी प्रेजेंट एज से 7 साल पहले था, और अ ईयर अगो तो ये भी प्रेजेंट एज से। तो अगर हम इससे कंपेयर करें, 7 साल पहले से कंपेयर करें, तो ये उसके 6 साल बाद आ गया। ठीक है। तो यहां जो हमने 6 साल मतलब 7 साल पहले जो एज निकाली थी, एवरेज एज 150 आई थी, हमने ये 42 ऐड करा था प्रेजेंट एज के लिए। बट प्रेजेंट एज से भी इसने क्या कहा कि 1 साल पहले, हम प्रेजेंट एज तक तो आ गए, इस प्रेजेंट एज से उसने क्या कहा? अ ईयर अगो। तो अ ईयर अगो ये 192 है। हम यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हैं, 192 में से या तो 6 माइनस कर दे, या फिर यहाँ पे हम लोग 150 था, हम उसमें 6 ईयर्स का एवरेज एज यानी कि 36 ऐड कर दे, तो ये कितना आ जाएगा? 186 आ जाएगा। इसमें से 6 माइनस करेंगे तो भी 186 आएगा। ठीक है, यहां तक आ गया। अ ईयर अगो मीन्स ये वाली जो है, द एवरेज एज ऑफ वाइफ एंड द चिल्ड्रन वॉज 28 ईयर्स। ठीक है, होना टोटल एज तो इतना होना था, बट जो चिल्ड्रन और वाइफ की जो एवरेज एज का वो था, वो कितना है? 28 है। बट अब देखिए यहां पे ये जो आया है ये 6 बंदों का आया है, और ये जो 28 ईयर्स दे रहा है वाइफ एंड द चिल्ड्रन, मीन्स 28 इंटू अगर हम 5 कर देंगे तो 20 पंजे 100, 8 पंजे 40। ये अ ईयर अगो वाइफ और उसके 4 बच्चों के एज का टोटल है। ठीक है। और ये जो 186 आया, ये अ ईयर अगो यानी कि 1 साल पहले
वो वाइफ, हस्बैंड और उसके चारों बच्चों की एज का टोटल है। इसमें हस्बैंड इंक्लूड नहीं है, सॉरी, इसमें हस्बैंड इंक्लूड है, इसमें हस्बैंड इंक्लूड नहीं है। तो अगर हम इसमें से इसे माइनस कर देंगे, दैट विल बी हाउ मच, 46। तो ये 46 क्या आ गया, ये आ गई हस्बैंड की एज। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए, तो हमारा ये 46 ईयर्स आ गया। अब ये 46 ईयर्स उसकी हस्बैंड की एज है। बट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड। प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड, अगर आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन नहीं कर रखे हैं तो 110% कि आप लोग गलत करके आएंगे। देखिए यहां पे ऑप्शन में 46 नहीं देकर के आप लोगों के ऊपर एहसान कर रखा है, नहीं तो ये 46 निकलता, 46 पहला ही ऑप्शन होता, बच्चे इसको टिक करके आ जाते। देखिए ध्यान दीजिए, प्रश्न में क्या पूछा, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड। ये जो 46 आया, ये अ ईयर अगो की एज है। एक साल पहले एज थी 46, तो एक साल बाद उसकी एज क्या हो जाएगी, 47। मीन्स ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। ओके, अगला प्रश्न कहता है, अ पार्क इज इन द शेप ऑफ अ ट्रेपीजियम, फाइंड द साइज ऑफ अ स्मॉलर वन ऑफ पैरेलल साइड ऑफ द पार्क ऑफ इट्स एरिया इज 450। चलिए पहले हम ट्रेपीजियम को समझते हैं। ट्रेपीजियम एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल होता है, समलंब चतुर्भुज। ओके, देखो जहां से जो पता लगता चला जाए उसको पता कर लो अच्छे से। मैं इसकी प्रॉपर्टी यहीं पे डिस्कस कर लेता हूं। एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की ये भुजा सिर्फ पैरेलल होती है, सिर्फ क्या होती है, पैरेलल होती है या समानांतर होती है, इसकी और कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे रेक्टेंगल में होता है आमने सामने की भुजा बराबर 90 डिग्री का कोण, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आमने सामने का एक पेयर ऑफ साइड क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, इक्वल भी होना जरूरी नहीं है। अब देखो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर है, चाहे वो रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो या पैरेललोग्राम हो, ओके, या रोम्बस हो, सबका जो एरिया हम लोग निकालते हैं, इसके एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट, आधार गुणा लंब। ये आधार और इसके ऊपर जो ये लंब होता है इसको कहते हैं लंब, बेस इनटू हाइट, ये बेस इनटू हाइट। अब देखो होता क्या है, ये बेस को हम लंबाई बोलते हैं और इसकी हाइट को हम लोग चौड़ाई बोलते थे। तो यहां पे क्या फॉर्मूला हो जाता है, लंबाई गुना चौड़ाई। यहां पे हो जाता है भुजा गुना भुजा। पैरेललोग्राम में हम बोलते हैं बेस इनटू हाइट। ओके, रोम्बस में हम लोग बोलते हैं बेस इनटू, बट होता सब में बेस इनटू हाइट ही है। बस बच्चों को समझाने के लिए या वो उनकी समझ इतनी नहीं होती है, डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग वहां पे लंबाई गुना चौड़ाई या इस तरीके से हम लोग यूज कर लेते हैं। एनीवेज, अब देखिए, क्योंकि ये एक चतुर्भुज है तो इसका एरिया भी बेस इनटू हाइट ही होता है, बट इसमें जो ये बेस होते हैं ये अलग अलग होते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, अब देखो ये 4 है और ये 2 है, तो हमें क्या करना है, बेस को इक्वल करना है। तो इसके लिए क्या तरीका निकाला जाता है, 4 + 2 अपॉन 2 कर दिया जाता है। मीन्स फॉर्मूला क्या हो जाता है, बेस 1 + बेस 2 अपॉन 2, और इसकी मल्टीप्लाई हाइट से कर दी जाती है। तो ये 6/2, ये 3 हो गया, मीन्स इसमें 1 बढ़ गया और इसमें 1 घट गया, और इसकी जो हाइट होती है उससे गुणा कर दी जाती है। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। कहता है एक पार्क एक समलंब आकार का है, पार्क के समानांतर पक्षों में से एक का आकार ज्ञात कीजिए। यदि इसका क्षेत्रफल 450, मीन्स इसका जो एरिया दिया हुआ है 450 दिया हुआ है, लंबवत ऊंचाई 12 मीटर है, और समानांतर पक्षों में से एक अन्य की तुलना में 50% अधिक है। अब देखो 50% अधिक का मतलब क्या, ठीक है, परसेंटेज है। अगर हम एक को x मानते हैं तो ये दूसरा कितना हो जाएगा, 50% x मीन्स 3/2 ऑफ x हो जाएगा। ये वाली बात क्लियर हुई, क्योंकि अगर एक 100 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 50%, तो 150% हो जाएगा, मीन्स ये कितना होगा 3/2 हो गया। ओके, अब हमें क्या निकालना है, एरिया दिया हुआ है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, x + 3/2x अपॉन में 2, और इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे हाइट से, तो ये किसके बराबर आना चाहिए, 450 के इक्वल आ जाना चाहिए। अब देखो ये 3/2 और ये 1 5/2, तो मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। 5/2x अपॉन में ये 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 12 इक्वल 450, ये क्या हो गया
4 तिया 12, 5 तिया 15x, तो ये 15 यहां पे आ जाएगा, 15 तिया 45। मीन्स ये कितना आ गया, इसमें पूछा क्या है, यदि तो पार्क के साथ एक का आकार ज्ञात कीजिए। ओके, समानांतर पक्षों में से एक का आकार ज्ञात कर रहे हैं। एक्स की वैल्यू आ गई हमारी, ये 30 आ गई, तो ये उसका 50%, ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब देखो 30 और 45 दोनों ऑप्शन में नहीं देगा, ठीक है, तो यहां पे हमारे पास 30 है, या तो अगर ये 30 नहीं होता तो हमें 45 करना होता, क्योंकि किसी भी एक पक्ष को उसने पूछा है। तो हियर आंसर विल बी 30। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगला प्रश्न है, कहता है टू कार स्टार्टेड अ रेस, अ कार ट्रेवल्स एट 180 किलोमीटर पर आवर एंड द अदर एट 40 मीटर पर सेकेंड। देखो दो कार हैं, एक की जो गति है वो कितनी है, 180 किलोमीटर पर आवर, 180 किलोमीटर जाता है ये एक घंटे में, और जो दूसरी है एंड द अदर वन, ये कितना जा रहा है, 40 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में ये 40 मीटर जा रहा है। व्हाट विल बी द टाइम डिफरेंस इन विच द कार फिनिश द रेस ऑफ 90 किलोमीटर। अब जो टाइम डिफरेंस होगा वो निकालना है। ओके, 90 किलोमीटर 180 की रफ्तार से कितना लगेगा, हाफ आवर लगेगा। हाफ आवर को हम सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हाफ आवर एक घंटे में 3600 होते हैं, तो 3600 से इसको भाग दे दिया। मीन्स इसको 90 किलोमीटर को इसको कवर करने में कितना समय लगा, 1800 सेकेंड। अब यहां पे जो स्पीड दी गई है 40 मीटर पर सेकेंड में दी गई है, यहां पे हमारे पास 90 किलोमीटर है, तो हम इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो ये सॉल्व हो गया, 4 दूनी 8, 10, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2250, क्योंकि मीटर पर सेकंड से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 2250 सेकंड आ गया। अब इसको लगे 1800 सेकंड, इसको लगे 2250 सेकंड, तो व्हाट इज द डिफरेंस, पूछा क्या है, व्हाट विल बी द टाइम डिफरेंस इन विच ही द कार फिनिश द रेस, तो टाइम डिफरेंस इज 450 सेकंड, मींस ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। Quickly move on to next question. Okay, अगला प्रश्न है, कहता which number square when multiplied by 10 will be exactly divisible by 30, 36 and 40। किस संख्या के वर्ग को, भाई किस संख्या के वर्ग को 10 से गुणा करने पर ये जो नंबर आएगा 30, 36 और 40 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। किससे गुणा करें कि ये 30, 36 और 40 से पूर्णतः, तो 30, 36 और 40 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए क्या चाहिए हमें एक एलसीएम नाम का कंसेप्ट आप लोगों ने कर रखा है, ठीक है, नहीं कर रखा है तो एलसीएम एचसीएफ की यूट्यूब पे वीडियो मैंने डाल रखी है, प्रॉपर मैंने समझा रखा है। जो बच्चे हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, उम्मीद करता हूं उन लोगों ने देख ली होगी, नहीं देखी है तो उसको जाकर के देखो, ठीक है। ओके, तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो 30, 40, 36 और 40 से डिवाइड हो जाए, तो वो क्या नंबर होगा, वो इन तीनों का एलसीएम होगा, तो हम इन तीनों का एलसीएम निकाल देते हैं। 15, 18, 20, 2 से ये 2 निम 10, अभी भी 2 से जाएगा ये 5, फिर ये 3 से जाएगा 3 पंजे 3 तिया और ये 5, फिर 3 और 5 आ जाएगा। अब जब भी ऐसा आए 5 और 10 का पेयर बना लो, ठीक है, क्योंकि ये 10 हो गए, 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 36, ये क्या आ गया 360 आ गया, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। इससे डिवाइड होने के लिए 360 होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स, ये 10 इधर गया 0 कट गया, ये 36 हो गया, x बराबर √36, means 6 will be the required answer. Option number C is correct. चलिए जल्दी से अगला प्रश्न देखते हैं। ओके, कहता है a principal of 30,000 amounts to 36,000 in 5 years। एक धन है 30,000 का, वह 5 वर्ष में 36,000 हो जाता है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब देखो
जिस बच्चे ने अच्छे से क्लियर कर रखा है उसको ये बात मैं हमेशा कहता हूं कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में पहले हमें रिलेशन को समझना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की प्रॉपर्टी क्या होती है? एसआई हमेशा इक्वल होता है। एसआई हर साल के लिए इक्वल होगा। अगर पहले साल के लिए ब्याज 100 रुपए है तो बाकी हर साल के लिए ब्याज कितना होगा? 100 रुपए ही होगा। अब देखो 30,000 रुपए यहां पर हो गया, 36,000 रुपए मीन्स कितना बढ़ गया ब्याज? 6,000 रुपए बढ़ गया। कितने वर्ष में बढ़ा? 5 वर्ष में। यानी कि हर वर्ष कितने बढ़ा? 1,200 रुपए बढ़ा, क्योंकि एसआई तो हर वर्ष के लिए इक्वल रहता है। अब देखो, अब यहां से अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालें तो 30,000 का कितने प्रतिशत होगा? 1,200। 30,000 का 1%, 300। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां से क्या निकल के आ गया? 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है कि 30,000 जब भी 4% होगा तभी तो उसका एक साल का ब्याज 1,200 रुपए होगा। अब इसने कहा कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की एक और प्रॉपर्टी है कि फॉर द फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आर इक्वल। सेकेंड ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट तो उतना ही रहेगा, बट जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट का इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो इंटरेस्ट है कितना? 1,200। तो इसका इंटरेस्ट कितना होगा? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हम निकाल चुके हैं 4%, तो 12 चौक 48। तो इसका तो 2 साल का साधारण ब्याज आएगा 24, पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा? 2,448 रुपए। मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बस ये समझना है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता है वो ब्याज पर ब्याज जो लग जाता है उसकी वजह से बढ़ जाता है। तो हमने ब्याज पर ब्याज लगा दिया, ये हमारा आंसर बड़ी ही आसानी से आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओके, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर नहीं है। देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 प्रोबेबिलिटी हो सकती है। मैं एक क्वेश्चन जरूर ऐसा चाहता हूं क्योंकि मैं आप लोग को कई बार क्लियर कर दूं कि वहां पे भी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि अगर आपके पास 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हो सकता है उसमें से एक क्वेश्चन गलत हो या एक क्वेश्चन ऐसा हो जो दिमाग खराब करे। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। मैथ क्लियर है, छोड़ देना, वहां पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। नो नीड टू बी इमोशनल। जो टाइम लिमिट डिसाइड करो उसी टाइम लिमिट में करना है। अब देखिए यहां पे प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि 36 बाय 4/3 है, तो ये 36 अपॉन 4/3 हो सकता है या 36/4/3 हो सकता है। ओके, तो हम लोग क्या ले लेते हैं, इसको दोनों ही तरीके से करके देखते हैं। ये इसके बाई 4 और ये बाई 3 हो सकता है, या फिर ये 36/4/3 हो सकता है। अब देखो यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं है, हम लोग इसे कैसे करें? तो बस करके हम देख ही सकते हैं और इसमें हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। इसको अगर हमने 36/4 लिया और ये बाई इसके 3 है तो ये क्या हो जाएगा? 1/3। 9 4 जा 36 और ये 18 ये 54। भाई हमारे यहाँ पे ऑप्शन आ गया, ये आ गया। ओके, अगर इसको ऐसे करके देखेंगे, देखो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? 54/9 मल्टीप्लाई बाय, अगर ये 36/4 लिया और ये 3 लिया, ओके एक मिनट, ये 36/4/3 ले रहे हैं ना, तो अपॉन 4/3। ओके, तो ये 36 और ये क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। तो इन दैट सिचुएशन आंसर कुछ और आएगा, बट हमारा यहाँ पे इससे आंसर आ रहा है, तो आंसर इज हमारा करेक्ट है। ये ऐसे चांसेस हैं वैसे तो, क्योंकि जब से ये सीबीएसई लेने लगी है और थोड़ा सा अब एक्यूरेसी आई है, पहले तो ये बहुत ज़्यादा होता था, अब कम हुआ है, बट चांसेस अभी भी है। मैं इसीलिए बार बार वार्न कर रहा हूँ, मैं आपको वहाँ की सिचुएशन से अभी से मैं अवगत करा रहा हूँ ताकि वहाँ पे ये गलतियाँ ना करना, अगर आए छोड़ करके आगे बढ़ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कहता है what is the percentage increase in the volume of a cube if each of its side increase by 10%। अगर प्रत्येक भुजा 10% बढ़ जाती है तो वॉल्यूम में कितना इंक्रीज होगा? चलो, अब वॉल्यूम की जो साइड होती है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको? कुछ ना कुछ लेना है, मींस प्रैक्टिकल वैल्यू लेनी है। तो लेट साइड बी 10। इंक्रीज्ड वैल्यू, इंक्रीज साइड क्या आ जाएगा? इंक्रीज साइड आ जाएगा 10 का 10% इज 1,
मीन्स ये हो गया 11। अब इसका वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, साइड का क्यूब, मीन्स ये कितना आ गया वॉल्यूम 1000 आ गया। इसका वॉल्यूम क्या आएगा, 11 का क्यूब याद किया नहीं किया अब तक, जो इसका वॉल्यूम आएगा 11 का क्यूब दैट इज 1331। अगर नहीं याद किया है तो यहाँ पे याद करो, 11 का क्यूब होता है 1331, 9 का 729। नाउ पूछा कितने परसेंट इंक्रीज होगा, तो 1000 से 1331 हो गया, कितने बढ़ गया 331 बढ़ गया, किस पर 1000 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 33.1। ऑप्शन नंबर डी इज वेरी करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। A sum of money is to be distributed among A, B, C and D in the ratio 7, 8, 9, 10. If C gets 500 more than B, then how much did D receive? एक तरीका, पहली बात तो हमें क्या करना होता है ऐसे प्रश्न पे, जिस रेशियो में दिया हुआ है उसी रेशियो में इनको लेट कर लो। देखो 95 या 99% चांसेस है कि ऐसे ही होगा ये प्रश्न। तो ए बी सी डी, तो ए का हमने मान लिया, ए का 7x, बी का 8x, सी का 9x और डी का 10x। ओके, इफ सी गेट्स 500 मोर देन बी, सी गेट्स 500 मोर देन बी, तो अगर x की फॉर्म में देखा जाए तो इसने कितना मोर प्राप्त किया, 9x माइनस 8x, 9x माइनस 8x, और ये किसके बराबर है 500 के, मीन्स x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 500 आ गई। अब पूछा क्या है, देन हाउ मच डिड डी रिसीव, डी ने कितना रिसीव किया, तो डी ने कितना रिसीव कर रखा है 10x, x की वैल्यू हमारे पास 500, 500 गुणा 10, 500 गुणा 10 5000। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। ओके, देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है, अगर गलती से अगर इक्वेशन उठा ली तो बेटा लगे रह जाओगे उसमें। कैसे देख लेते हैं, कह रहा द प्राइस ऑफ अ बाइक इंक्रीजेस टू रुपीज इतने, इकाई नहीं सैकड़ा हजार 1 लाख रुपए हो जाता है 3 साल। फर्स्ट इंक्रीज है 25%, सेकेंड 12.5% और थर्ड 11.11%। मीन्स हम लोग ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहला इंक्रीज कितना हुआ 25% हुआ, तो 25% मीन्स बढ़ करके वो कितना हो गया 125%। ओके, 125% बढ़ गया। अब दूसरा जो होगा इसका 12.5%, ठीक है, तो जो ये हुआ इसका 12.5% यानी कि 1125 बटे इतना आ गया 112 अपॉन में 100। इसका नेक्स्ट थर्ड ईयर में कितना बढ़ रहा है 11.11, तो हमें क्या करना पड़ेगा 111.11, ठीक है, और ये बढ़ करके कितना हो गया इकाई दाइस, ये एक के आगे 50 हो गया। अब यहां से हमें ये x की वैल्यू निकाल लेनी, यही है। देखो कितना भी कर लो, अगर कैलकुलेशन आपकी मजबूत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप ऑप्शन के थ्रू ही कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक इसमें यही है, इससे शॉर्ट ट्रिक और क्या होगा भाई, यहाँ पे कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी। बट हमें क्या दिया 25% इंक्रीज। अब ठीक है, ये इस तरीके से जिस भी बच्चे को निकालना हो वो निकाल करके देख सकता है। मैं अगर ऑप्शन से करूं तो कैसे करूंगा, ये पहला ऑप्शन रिजेक्ट हो गया मेरा। क्यों रिजेक्ट हुआ, कह रहा है कि 3 साल के इंक्रीज होने के बाद वो 1 लाख है, इसने पहला ही ऑप्शन 1 लाख रुपए दिया, तो इंक्रीज होने का चांस कहां मिला उसको, ठीक है। अब हम नॉर्मली क्या करते हैं, सबसे छोटा और जो सबसे बड़ा होता है उसके बीच का हम कोई सा लेके देखते हैं, 48,000 64,000, और अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली ना तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा लेकर के देखना है, ठीक है। चलो चलो पहले 48,000 लेते हैं, ठीक है। 48,000 कहा इसने, पहले 25% बढ़ा, तो 48,000 का 25% कितना हो गया 12 चौक 48, 25% का मतलब 1/4 होता है, तो 48 का 25% 12,000, मीन्स अब वो कितने का हो गया 60,000 का हो गया। फिर उसने कहा 12.5% बढ़ा, तो 12.5% का मतलब कितना 1/8, तो 60,000 का 1/8, अगर तो इसका 1/8 कितना आ जाएगा 8 सते 56, लगभग 7 के समथिंग, तो ये 67,000 हो जाएगा। देन उसका 11%, फिर वो 1 लाख तो फिर भी नहीं आया, मीन्स ये हमारा ऑप्शन गलत है। अब हमें अगले ऑप्शन पे आना पड़ेगा। अब देखो यहां पे अगर ये गलत है,
ये कमी आ रहा है, ये हो नहीं सकता, तो हम डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हैं, बट फॉर द टाइम बिंग हम इसे भी चेक कर लेते हैं। 64,000 पहले 25% बढ़ा, तो 64,000 का 25% मीन्स 1/4 कितना हो गया? 16,000 हो गया। तो 64,000 प्लस 16,000 80,000 हो गया। अब उसने कहा 12.5%, 12.5% का मतलब क्या? 1/8, तो इसका 1/8 10,000 हुआ, तो 80,000 से बढ़ के ये कितना हो गया? 90,000 हो गया। अब 90,000 का 11.11% है, तो 90,000 का 11 पॉइंट, तो 1199.11 मीन्स ये 99,990.99 ऐसे आएगा, विच इज क्लोज टू 1 लाख। तो यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि वो एक्यूरेट नहीं आ सकता। तो आई होप क्लियर हुआ होगा, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन ना आएगा, ऐसा टफ आएगा, ठीक है। प्रैक्टिस अगर नहीं रखोगे वहां पे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। बच्चों मेहनत बहुत करनी पड़ती है, ठीक है, नो डाउट। इसमें आपको डेली रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी, तभी आप लोग सक्सेसफुल हो पाएंगे वहां पे। और जो बच्चे रेगुलर हैं, मैं गारंटी देता हूं होगा, आप लोगों को कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि मैंने आज तक जितने भी बच्चे मैंने स्टार्टिंग में शुरू करा था जब पढ़ाना, तो मेरे पास थे 25 से 30 का ग्रुप था, तो लगभग मेरे अड़ोस पड़ोस के ही थे। आज उन 25 से 30 में एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पोस्ट पर ना हो। सारे के सारे लगे हैं, ठीक है। बस उन्होंने रेगुलरिटी नहीं छोड़ी, वो हमेशा कांटेक्ट में रहे, गाइडेंस लेते रहे। तो उन्होंने मेरे से पूछते रहे, मुझे भी बताने में मजा आता रहा, ठीक है। तो जो रेगुलरिटी है वो कायम रखिए, 100% आपका क्लियर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कहता है, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 90 kmph while another train travels at 30 meter per second. They started at the same time. Find the distance between them after 1 minute. चलिए इसे बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। 1 मिनट के बाद उनका डिस्टेंस क्या होगा? चलो 90 किलोमीटर 1 आवर में जाता है, राइट। 1 आवर में मीन 60 मिनट आवर में जाता है, तो ये 60 मिनट में कितना जाएगा हम निकाल लेते हैं। अभी किलोमीटर है, हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो इतने मीटर जाएगा 1। अब ये 1 मिनट की आ गई, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 6 90, तो ये कितना आ गया? 1500 मीटर जाएगा ये 1 मिनट में। 1 मिनट में, क्योंकि हमें तो यूनिट सेम कर रही है। अब ये 30 मीटर पर सेकेंड, ये 30 मीटर जा रहा है 1 सेकेंड में, तो 1 मिनट में कितना जाएगा? यानी कि 1 मिनट में होते कितने? 60 सेकेंड होते हैं, तो 1 मिनट में कितना जाएगा? 1800 मीटर जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न क्या पूछा था? इफ दे स्टार्ट एट द फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 1 मिनट। तो ये 1500 मीटर जाएगा, ये 1800 मीटर जाएगा, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 300 मीटर आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन आज के मैंने थोड़े टफ लिए थे, इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोग इन्हें पहले बहुत अच्छे से क्लियर करना, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आप क्लियर करते हो ना, तो उनसे बेस्ड कई क्वेश्चन जो आने वाले होते हैं, अगर आपने एक पे टाइम दे दिया, सपोज 10 मिनट या 15 मिनट दे दिया, तो आने वाले क्वेश्चंस पे आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा, क्योंकि उसके ना होने के कई तरीके आप साथ में सीख लेते हो, ठीक है। तो मेरा मैथ करने का तरीका मैं अपने आप का ही एग्जांपल आपको देके बता सकता हूं, क्योंकि मैंने कैसे सीखा है। क्यों, जब हम तैयारी करते थे इतने टीचर्स उस टाइम पे नहीं होते थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ये आज जितनी ये आप देख रहे होंगे कि हाँ बहुत सारे हैं, हमारे पास नहीं थे उस टाइम पे टीचर्स, ओके। तो खुद से ही करना पड़ता था, एक क्वेश्चन को लेकर के बहुत देर दिमाग खपाते रहते थे, बैठे रहते थे, ओके। तो उस एक क्वेश्चन को करने के लिए 70,000 तरीके ऐसे सोच लेता था कि जिससे ये नहीं होंगे, तो वो सारे के सारे तो मैंने सोचे ना, कुछ तो मैंने काम किया। तो दिस इज द वे बच्चों, मेहनत के अलावा और कोई तरीका नहीं है। प्लीज डू हार्ड वर्क, मेरी गारंटी है होगा ही होगा। अगर आपने अपना 100% दिया और अगर फिर भी नहीं होता है, तो मैं बैठा हूं, आप लोगों की सैलरी मैं दूंगा। दिस इज माई पर्सनल गारंटी। ओके, थैंक यू फॉर टुडे एंड गॉड ब्लेस यू।